जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि भी हम लोग खान सर के जो मंथली मैगजीन्स आई हुई है, करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स, उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अभी रेगुलर ये क्लास चल रही है, रेगुलर ये सीरीज चल रही है, जिसपे आज जो है चौथा सेशन है। इससे पहले हम लोग 3 सेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग बिहार स्पेशल को देख रहे हैं, बिहार करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। जनवरी 2024 का है ये मंथली मैगजीन्स। ओके, जनवरी 2024 में आपको जैसे कि दिसंबर और जनवरी में जो भी घटनाएं घटित हुई है, जो भी अपडेट्स आए हैं करंट के तौर पर, उसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इस पे हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मद्देनजर रखते हुए कोशिश कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। प्रीलिम्स में किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, मेंस में किस तरह से इसको कहां पे कैसे कैसे पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं को हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। तो ये सीरीज आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और ये सीरीज लगातार चलेगी और बहुत जल्द बिहार स्पेशल कंप्लीट होने वाली है और 1 से 2 सेशन चलेगी। उसके बाद बिहार स्पेशल कंप्लीट है ना। बिहार में जितनी जो भी घटना हुई थी उसको हम लोग देख चुके होंगे। उसके बाद जो पॉलिटिकल होंगे, गवर्नमेंट्स, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इन तमाम चीजों को भी देखेंगे एक एक करके। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में कुछ हम लोग का इंपोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे, जैसे राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आखिर होता क्या है, ये किस किस राज्यों को, जिलों को कितना कितना सीट मिले हैं, क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके अभी चर्चा में था काजरा सोलर पॉइंट, है ना। बिहार में जो है ना, ये पहली बार काजरा सोलर पॉइंट लग रही है। ये कहां पे है, इसकी कितना बजट है, आखिर ये क्या करेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो अभी यहाँ की गुणवत्ता के बारे में जानेंगे, वायु गुणवत्ता के बारे में, कि कौन से जिले का प्रदूषण कितना है, कितना एरिया रहा, किसके माध्यम से हम लोग इसका आंकड़ा जांचते हैं। पहला स्थान पे कौन से जिला होंगे, अंतिम में कौन होंगे, सबसे प्रदूषित जिला कौन है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक और आर्टिकल है आपका, जैसे टोक्यो से संबंधित, है ना। बिहार में क्या हुआ है, टोक्यो में क्या हुआ, टोक्यो हासेगावा का जो है ना, ये बिहार संग्रहालय का दौरा किया गया, उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद राष्ट्रीय अपराध के बारे में, उसके ब्यूरो का भी जानेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में किसका स्थान कहां पे है, बिहार का स्थान कहां पे, जैसे आपके दहेज प्रथा हो गया, सड़क दुर्घटना हो गया, भूमि या संपत्ति हो गया, और पुलिस और सरकारी कर्मचारी के मामले में हो गया, या साइबर अपराध के मामले में बिहार का स्थान कितना है और पहला राज्य कौन है। इन तमाम बिंदुओं को आज के सेशन में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का पहला आर्टिकल रहेगा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक आयोजन किया जाता है, इसके माध्यम से जो इसमें बच्चे हैं या कैंडिडेट हैं उसमें ये शामिल होता है। उसके बाद इसमें जो है ना आपका, जैसे आप विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रोग्रेस कर रहे हो, जैसे आप मान के चलो कुछ ऐसी चीज बना रहे हो साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, जो काफी इंप्रेशन है, मतलब कि अच्छी खासे हैं, जो जैसे आपके मदद करेंगे तो आप आगे चलेंगे। ये गवर्नमेंट के माध्यम से चलाया जा रही है योजना। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। तो कहा जाता है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 के लिए प्रथम चरण में 50 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया। यानी 2023 में कितने बालकों वैज्ञानिकों का चयन किया गया, 50 बाल वैज्ञानिकों का, मतलब छोटे छोटे ज्यादा, मतलब कि ये बाल बच्चे, सॉरी, मतलब बालों को ये किया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसका देखिए जिलावार चयनित बाल वैज्ञानिक, जिलावार जो है ना, कितने कौन कौन से जिले में कितने कैंडिडेट को चुना गया, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग को इतना तो याद, मतलब कंफ्यूज हो ही जाएंगे, फिर भी आप ये समझना कि आप सबसे ज्यादा किस जिले में है और अपना राजधानी का, उसके बारे में हम लोग समझ जाते हैं। सबसे कम कहाँ है। देखिए इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे बात, बिहार में टोटल 38 जिले हैं, है ना। 38 जिलों में जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना बाल वैज्ञानिक कहाँ मिला है, ये अपना जो है ना मुजफ्फरपुर में मिला है। मुजफ्फरपुर यहाँ पर 5 मिला है। ठीक है, सबसे ज्यादा वाला ध्यान रखना है हमको। और सबसे कम बोले तो लगभग इसका 1 है। तो एक तो बहुत जगह, औरंगाबाद है और दरभंगा है, गया, मधेपुरा, मुंगेर, नालंदा, नवादा, उसके बाद आपका रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, सिवान, सोपान, मतलब ये आप एक बोले तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में है। उसके बाद जो है ना आप अपना बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। पटना में कितने हैं, पटना में टोटल 4 हैं। तो ये कम से कम ध्यान से रख सकते हो, है ना। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 4 है, 5 है, उसके बाद पटना में 4 हैं। तो इतने मिले हैं। ठीक है, चलो इसके बाद कहा जाता है 50 विद्यार्थियों में चयनित 30 विद्यार्थी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में भाग लेंगे। इसमें चयनित कितने हैं, टोटल 50 हैं। 50 में से 30 को राष्ट्रीय बाल विज्ञान, जो राष्ट्र के स्तर पर इसको जो चयनित किए जाएंगे, राष्ट्र के स्तर पर इसको लेके जाएंगे। 50 अपना बिहार के लेवल में, राज्य के स्तर पर, और ये उसमें से 30 जो अच्छे खासे
टैलेंट जिसका जितना रहेगा उस तरह से वो आगे बढ़ने वाले हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके साइंस स्पोर्ट्स सोसाइटी द्वारा इसे 31वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 22 से 25 फरवरी तक कृष्णा विज्ञान केंद्र पटना में किया गया था। आपको ये भी याद रखना होगा कि ये साइंस स्पोर्ट्स सोसाइटी के द्वारा, ये आखिर जो है ना राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, साइंस स्पोर्ट्स सोसाइटी के द्वारा। ये कौन सा स्थान है, 31वां बार है, ठीक है। तो इसके बारे में देखना। और ये कहाँ आयोजित किया गया था, श्री कृष्णा विज्ञान केंद्र जो है पटना में आयोजित है, यहीं पे आयोजित किया गया था। इसके बाद कहा जाता है इस बार छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है, जो पूर्व में यानी पिछले साल जो है ना 10 थी और अभी 21 हो गई है, ठीक है। पहले जो है 10 थी, अभी 21 हो गई, ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके देखिए इसके बारे में राष्ट्रीय बाल विज्ञान के बारे में ये क्या होता है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसके द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजित किया जाता है जिसके माध्यम से आपके टैलेंट को देखा जाएगा, आप किस तरह से क्या कर सकते हो, अगर आप जो उसमें टैलेंटेड है उसे आगे लेके जाएंगे, है ना। यही इसका एक मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के कोने कोने में जाकर वैज्ञानिक प्रतिभाओं की खोज करना है। क्लियर, तो यही हुआ राष्ट्रीय विज्ञान के बारे में। और हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा हम लोग का आज का काजरा सोलर पॉइंट, ठीक है। काजरा सोलर पॉइंट कहाँ पे आयोजित है, कहाँ पे क्या करने वाले, इसके बारे में समझते हैं। ये होता है कि एक सोलर पॉइंट है, सोलर यहाँ देखे स्क्रीन पे देखो आप फोटो पे देख सकते हो, सोलर है, सोलर सिस्टम कहा जाता है। बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी, काजरा पॉइंट पावर पॉइंट से रोशन होगा बिहार, ठीक है। इससे क्या होगा, विद्युत उत्पन्न होगी, बिजली उत्पन्न होगी, है ना। तो इसके बारे में देखते हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने लखीसराय के कजरा में 185 मेगावाट और सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए बिहार ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को सहमति दे दी है। तो ये भी ध्यान रखना वो काजरा सोलर पॉइंट कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, कहाँ पे है, कहाँ पे बने को है, लखीसराय में, ठीक है। और इसका कितना सौर ऊर्जा आप करेंगे तो 185 मेगावाट किया जाएगा। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है, बिहार ऊर्जा विभाग के द्वारा, ठीक है। बिहार ऊर्जा विभाग के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें कितना रकम है, क्या है, इसके बारे में ध्यान देना है। इसमें कुल निवेश लगभग 1810.34 करोड़ के रुपए करेंगे। उसमें से 80% जो है ना ऋण यानी कि कर्ज के तौर पर होगा। उसका 20% जो है ना राज्य के अपने संसाधनों के आधार पर इसमें निवेश किए जाएंगे। उसी प्रकार इसमें 253.85 किलो घंटा और किलोवाट घंटा क्षमता की बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण सुविधा होगी। उसके बाद इसका क्रियान्वयन बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड BSPGCL द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमका नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा आपका पूर्णिया में वायु गुणवत्ता, मतलब ये आपका प्रदूषण वाले में आपका क्या है, कैसा स्थिति है पूर्णिया के बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। देखिए क्या हुआ है, केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया है। यानी कि केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा क्या किया है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी इकट्ठा की है कि किस क्षेत्र में किस तरह की वायु है, कहां कहां के कौन कौन से क्षेत्र के प्रदूषण कैसा है, इनके बारे में हम लोग को आंकड़ा बताई गई है। ये ध्यान रखना किसके द्वारा किया गया है, केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ये किया गया है। तो उसमें जो ना वायु गुणवत्ता सूचकांक में 406 के साथ देश भर में 244 शहरों में बिहार का पूर्णिया सबसे प्रदूषित शहर है। यानी कि ये जो ना इसका सूचकांक जो है ना 406 है, 406 इसका पॉइंट है पूर्णिया का, ठीक है। उसमें लगभग ये देश में लगभग 244 शहर ऐसे हैं जो 406 सूचकांक में है ना। ये भी ध्यान रखना पूरे देश में कितने शहर हैं, टोटल 244 शहर हैं। और बिहार की बात करेंगे तो बिहार सबसे जो बिहार का प्रदूषण सबसे ज्यादा कहाँ है, पूर्णिया में है, ठीक है। उसके बाद कहता है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य के 22 शहरों में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए। यानी कि बिहार में टोटल कितने किए हैं, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने टोटल 22 शहरों में क्या किया है, वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन। जिस तरह से रेलवे स्टेशन होता है ना, उसी तरह से वायु प्रदूषण के लिए हर लगभग 38 जिलों में 22 जगहों पे ये बोर्ड स्थापित किया गया। इसके माध्यम से वहां की गुणवत्ता, वायु की गुणवत्ता के बारे में जानकारियां प्राप्त करेगी, इकट्ठा प्राप्त करेगी, कौन से क्षेत्र कितना प्रदूषण है इसके बारे में हम लोग को जानकारियां इकट्ठा होगी, है ना। तो जिस तरह से केंद्र स्तर पर है उसी तरह से राज्य का है, ठीक है। तो इसके बारे में बिहार में कितने हैं, टोटल 22 हैं, ये भी आंकड़ा याद रखना है हमें, ओके। उसके बाद केंद्र प्रदूषण ये बोर्ड CPCB के आंकड़े के अनुसार पटना की गुणवत्ता 271 है, ठीक है। उसके बाद खराब श्रेणी में आ गई है, जो पटना का भी स्थिति डमाडोल है। और पूर्णिया की जो है ना पटना से भी ज्यादा है, जो 406 है। टोटल 406 से जो है ना पूरा देश में 244 शहर हैं, अभी जस्ट चर्चा किए, फिर से रिवीजन कर दे रहा हूं। और पटना की बात करें तो 271 है। आपको ये याद रखना है। सबसे बड़ी बात, बिहार में सबसे ज्यादा खराब कहां पे है, पूर्णिया में है। और वहां बिहार की राजधानी पटना का क्या स्थिति है, 271 है, ये भी खराब स्थिति में है, ठीक है।
उसके बाद कहा जाता है देश में प्रदूषित शहरों में अगर बोले जाए तो पटना है, दिल्ली है, मुंबई है, नोएडा है आदि शामिल है। मतलब इससे ये हमें जानकारियां होती है क्या, देखो देश सिटी के नाम से भी हमें ये जानकारियां इकट्ठा हो सकती, जैसा शहर वैसा प्रदूषण, है ना। शहरों में ज्यादा प्रदूषण देखने को मिल रही है हमें, पटना शहर है, और दिल्ली शहर है, मुंबई शहर है, नोएडा शहर है, ये तमाम ये ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे जगह हैं जहां पे प्रदूषण ज्यादा है भाई। तो मतलब क्या होता है, जैसे जैसे शहर होते हैं शहरों में प्रदूषण बढ़ रही है ना, क्योंकि वहां पे जो है तमाम चीजें, कार्यकाल, ये वो गाड़ी छकड़ा इतने ज्यादा होने के कारण से वो प्रदूषण ज्यादा है। तो पूर्णिया भी कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में है ना। तो बिहार में पूर्णिया अग्रिम है, तो 406 पे है, तो ठीक है। चलो, तो उसके बाद भागलपुर, ये जो ना भागलपुर देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है, भागलपुर भी शहर है ना, तो वो भी तीसरा स्थान पे, ये भी ध्यान रखना है। बिहार के प्रदूषण नियंत्रण के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मिलेगी। बिहार के प्रदूषण के लिए जो ना वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक के द्वारा जो ना इससे सहायता मिलेगी, ये भी हमें ध्यान रखना है। सूबे के बेहद खराब हवा वाले शहर, देखिए पूर्णिया है ना, तो आप इस तरह से देख सकते हो, पूर्णिया में 406 है, कटिहार 351 है, राजगीर 347 है। इतना हम लोग को ध्यान नहीं रखना है, पूर्णिया का रखो। उसके बाद सबसे कम यहाँ गया में 271, ठीक है। उसके बाद मुजफ्फर देखिए 249 में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो, वायु गुणवत्ता सूचकांक के ये मानक है 500 से ज्यादा आपदा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज का आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा टोक्यो हासेगावा का बिहार संग्रहालय का दौरा, ठीक है। ये क्या है, टोक्यो जो है ना जापान की राजधानी है, वहां के हासेगावा का बिहार संग्रहालय का, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा, ध्यान से सुना मेरी बातों को। ये आपका बिहार स्पेशल में 100% पूछेगा, और मेंस में जो ना हर साल पूछे जाते हैं भाई, ये आपका मधुबनी पेंटिंग से है ना। मधुबनी पेंटिंग कितना इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में समझिए। क्या है, टोक्यो हासेगावा का बिहार संग्रहालय का दौरा। जापान के टोक्यो है ना, हासेगावा ने 25 नवंबर 2023 को बिहार संग्रहालय का दौरा किया था। बिहार संग्रहालय का क्या है, दौरा किया है। अगर मधुबनी पेंटिंग से आपका क्वेश्चन पूछे मेंस में तो आप इन पॉइंट को भी ले सकते हो, है ना। तो यही बातें हैं। कहा जाता है मधुबनी कला में के प्रेमी टोक्यो हासेगावा ने 1982 में जापान के टोकामाची में मिथिला संग्रहालय की स्थापना की, जिसमें विभिन्न विषयों और शैलियों की लगभग 2000 मधुबनी पेंटिंग प्रदर्शित है। मतलब ये बोला जा रहा है अभी मधुबनी पेंटिंग्स जो है जापान में भी विख्यात है भाई, जापान में भी इसका जो है ना काफी चर्चा में है। तो वहां पे जो है ना मधुबनी कला की प्रेमी, इसके जो लवर्स हैं, है ना, प्रेमी हैं, टोक्यो हासेगावा में जो है 1982 में ये स्थापित किया गया था। ओके, वहां के जो है ना क्या हुआ, अभी 2000 से ज्यादा वहां पर देखने को मिली है। और हम लोग आगे चर्चा करते हैं इससे संबंधित जो वहां पे सम्मानित किया गया है। देखिए अभी क्या कहते हैं, पद्मश्री से सम्मानित बौवा देवी, दुलारी देवी, ब्रह्मदेव राम पंडित समेत मिथिला पेंटिंग के कई मशहूर कलाकार भी बिहार म्यूजियम में उपस्थित रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। देखिए आपको अगर परसों वाले सेशन आपको याद होगा, शायद फर्स्ट या सेकंड जो भी हो, उस पर हम लोग एक बार चर्चा किए थे मधुबनी पेंटिंग से संबंधित। उसमें एक हम लोग आर्टिकल कवर किए थे विकलांगता दिवस, विकलांगता जो है ना राष्ट्रीय विकलांगता से सम्मानित जो है ना राष्ट्रीय विकलांगता राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो बिहार के ही हैं। बिहार की बेटी है, याद है, जो विकलांग भी थी, और 2023 में जो है ना 3 दिसंबर को उसको राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसका नाम था ज्योति सिन्हा। याद है, राष्ट्रपति जी के द्वारा जो दिया गया था, है ना। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मधुबनी पेंटिंग से 2 आर्टिकल्स आ गए एक ही मंथ में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लगा, ध्यान देना है हमको। ओके, तो यही बातें हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आप नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे हम लोग, ग्राउंड ट्रूथ वेरिफिकेशन जीटीवी, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं क्या है ये। राज्य के सभी जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का ग्राउंड ट्रूथ वेरिफिकेशन जीपीटी का किया जा रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है कि देश के अंतर्गत, पूरे देश के अंतर्गत जो है ना, इसके माध्यम से होता है क्या है, कौन से क्षेत्र में किस तरह से बाढ़ है उसके बारे में इसकी सूचनाएं जानकारी इकट्ठा करती है। तो बिहार में भी इसके बारे में हो रही है, पूरे भारत का बोल रहा हूँ, पूरे भारत में ऐसी जो है ना ये जीटीवी चालू किया गया है। इससे वहां के आंकड़ा पता चलेंगे कि कौन से क्षेत्र कितना बाढ़ से ग्रसित है, उसके बाद इसकी आंकड़ा चालू किया गया। बिहार के बारे में भी चालू है ना। कहा जाता है ये इसरो के द्वारा भी चालू किया है। देखिए कहा जाता है उपग्रह चित्रों का उपयोग करके जिले में बाढ़ वाले क्षेत्रों और नदियों के प्रवाह के स्तर पर निगरानी की जा रही है। आपकी पूरे जिले में जो है इसका कहा जा रहा है कि कैसे, कितना, मतलब कि कितना पानी है यहाँ पे, कितना बाढ़ है, इसके बारे में सूचना इकट्ठा करता है। तो कहा जाता है इसरो की इस रिपोर्ट में बिहार का कुल 45% क्षेत्र प्रभावित किया गया है। मतलब कि जो है बिहार में लगभग 45% जो है ना बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है भाई।
हम लोग, है ना, हम लोग क्या है 45% बाढ़ से ग्रसित हैं। ये इसरो के रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है यह रिपोर्ट इसरो द्वारा 1998 से 2019 तक कुल 22 वर्षों में ली गई 274 उपग्रह रिपोर्ट के आधार पर 2022 में तैयार की गई थी। हालांकि यह रिपोर्ट सरकार 2021 को ही प्राप्त होगी। क्या हुआ, तो 1998 में ही ये इसरो ने क्या किया था, ये बिहार में लागू कर दिया था, चालू कर दिया था सर्वेक्षण करने के लिए। तो उसके बाद ये टोटल 22 वर्ष लगा है ये सूचना प्राप्त करने में कि किस जिले में कितना इसका बाढ़ है, इसके बारे में जानकारियां इकट्ठा करने के लिए। तो ये रिपोर्ट जो है 2021 में ही प्राप्त हो गया था बिहार सरकार को। और इसमें टोटल सैटेलाइट की बात करें तो 274 था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना हमें। सैटेलाइट मैप में भागलपुर का 90% इलाका बाढ़ से प्रभावित था, पाया गया, ठीक है। तो भागलपुर सबसे ज्यादा ग्रसित जिला है बिहार में। उसके बाद कहा जाता है विभागीय रिपोर्ट में पटना को 97% के साथ सबसे अधिक, विभागीय रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है ना, 97% से पटना सबसे अधिक। और वहीं इसरो की रिपोर्ट के अनुसार देखिए, ध्यान देना, रिपोर्ट क्वेश्चन यही से बनेगा भाई, यही से बनेगा, है ना। दरभंगा को 87% के साथ सबसे अधिक प्रभावित बताया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद आज के लास्ट आर्टिकल रहेगा हम लोग का राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार का एक डेटा है राष्ट्रीय अपराध के ब्यूरो के बारे में, आखिर कौन से क्षेत्र में बिहार का कौन से स्थान है और कौन से राज्य सबसे पहले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अपराध के मामले में। कहते हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2022 के लिए भारत के अपराध शीर्षक से अपना वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, मतलब शीर्षक से, ठीक है। चलो तो इसमें कहा जाता है आईपीसी अपराधों की संख्या 2021 में 1,86,006 से बढ़कर 2022 में 2,11,079 हो गई है। संज्ञेय अपराध की दर 168.1 प्रति लाख जनसंख्या दर्ज की गई है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये नहीं भी याद रखकर चलेगा। कहा जाता है विशेष और स्थानीय कानूनों के तहत अपराधों की संख्या 2021 में जो है 96,077 से बढ़कर 2022 में 1,36,756 हो गई है। संज्ञेय अपराध की दर इतना बढ़ गई, जाल याद भी नहीं रहेगा भाई, है ना। चलो अब देखिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये हम लोग का डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहा जाता है सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में जो ना बिहार का 7वें स्थान है, यानी सड़क दुर्घटना जो है एक्सीडेंट हो जाती है, एक्सीडेंट में जो है ना बिहार का 7वां स्थान है। अगर यही हम लोग को पहला स्थान पे पूछे जाए तो ये पहला आ जाएगा तमिलनाडु। कहाँ जाएगा, तमिलनाडु। ये ध्यान रखना कि सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में सबसे पहला स्थान किस राज्य का है, तमिलनाडु में। और बिहार का कितना है, 7वां स्थान है, ठीक है। उसके बाद दहेज प्रथा के मामले में बिहार का जो दूसरा स्थान है। दहेज मामला मतलब होता है क्या कि आप दहेज नहीं